अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही। बोर्ड ने सुनने में आ रहा है कि वर्ल्ड कप फिक्सिंग की बात की है। फिक्सिंग इस सेंस में कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पूरी तरह हारे और क्या उसको कहते हैं, ताकि कप्तान समेत काफ़ी सारे प्लेयर्स को चेंज नहीं किया जाए। ये एक मैं खुद से नहीं कह रहा, और एक ऑथेंटिक वेबसाइट है। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। उसके ऊपर आपके एक बड़े ही सीनियर प्लेयर ने इंटरव्यू दिया है और उसने कहा है कि इस बात को हिडन रखा जाए, मेरे नाम को हिडन रखा जाए कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि बुरी तरह मैच हारो ताकि कप्तानी बाबर से ले ली जाए। और क्या उसको कहते हैं, आने वाले दिनों में काफ़ी सारी चेंजिंग्स की जाएँ, क्योंकि आने आगे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आ रही है, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ आ रही है। तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। आज बहुत दिल दुखा है एज़ ए फ़ैन होने के नाते, पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन होने के नाते। मैं समझता हूँ कि एक दिल दुखने वाली खबर सुनी है आज के पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जब इस तरह की अप्रोच करेगा, इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बुरी चीज़ है। और कुछ प्लेयर्स के सोशल मीडिया मैनेजर और ग्रुप्स जो हैं वो इस तरह की बातें ट्रोल कर रहे हैं कि सैलरीज़ नहीं मिली, प्लेयर्स अंडर प्रेशर हैं, उनको डिमोटिवेट किया जा रहा है, ज़का अशरफ 2 दिन से रिप्लाई नहीं कर रहे। मतलब ये क्या इमेच्योरिटी वाली बातें हैं। ख़ैर इसके ऊपर भी डिस्कस करूँगा। उसके बाद आज इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं जी आज की खबरों की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज की बहुत ही बुरा दिन था जी खबरों के हवाले से। मैं इसके ऊपर आता हूँ, डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम लोग चलते हैं जी इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच हुआ है उसमें। आज इंडिया के टॉप ऑर्डर फ्लॉप शो रहा है। केएल राहुल ने रोहित शर्मा के साथ टीम को रेस्क्यू किया और नीचे से क्या उसको कहते हैं, आज बुमराह ने भी थोड़ा सा रन्स बनाए हैं और टीम को थोड़ा बहुत सिक्योर करने में कामयाब हुए हैं। यही वजह के 200 प्लस ऑलमोस्ट इस डेड विकेट के ऊपर जो कि लखनऊ में था मैच आज इनके साथ इंग्लैंड के साथ इंडिया का। और बहुत बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग देखने को मिली है इंग्लैंड की तरफ से। और क्या उसको कहते हैं, इंडिया टोटली तौर पे आज ऊपर से टॉप ऑर्डर इनका फ्लॉप रहा है। कोई भी क्या उसको कहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। और केएल राहुल के साथ रोहित शर्मा ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद फिर से इंडियन विकेटें जो हैं गिरती गई, क्योंकि टॉस आज जीते थे इंग्लैंड के जोस बटलर और उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया था। मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग भी टॉस जीत जाते और बॉलिंग पहले कर लेते तो इंडिया जो है अंडर प्रेशर होती, क्योंकि इंडिया फर्स्ट बैटिंग करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करती है। ये लोग पहले बैटिंग नहीं करते, ये लोग चेज की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज वही किया। और लखनऊ की विकेट भी कुछ इस तरह की थी और आउटफील्ड इतनी गंदी। लिविंगस्टन ने जब कैच किया और प्रॉपर उनकी नी इंजरी मैं समझता हूँ होने के चांसेस थे। इतने पुअर आउटफील्ड ग्राउंड्स 3 के 4 ग्राउंड जो है ना इंडिया के, जिधर आउटफील्ड इतनी गंदी रही है। तो मैं समझता हूँ प्लेयर्स की इंजरीज के हवाले से इसमें बड़ी टेंशन हो सकती है। इनको ये चीज़ देखनी चाहिए आईसीसी को। मैं समझता हूँ कि पुअर अंपायरिंग के साथ साथ एक ये चीज़ भी बड़ी देखने को मिली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइट नहीं है, स्टेडियम की लाइट चले जाती है और बहुत क्या उसको कहते हैं, इस इवेंट में स्कोर कार्ड अपडेट नहीं होता और सडनली गायब हो जाता है, कितनी कितनी देर आता नहीं है। तो ये एक टेक्निकल इश्यूज जो थे मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी देखने को मिले हैं। आईसीसी को इस चीज़ के ऊपर चाहिए कि इसके ऊपर फोकस करें और आइंदा आने वाले मैचेस या जो भी अगली दफ़ा शेड्यूल हो उसको इस चीज़ को देखा जाए कि आउटफील्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेयर्स डाइव करने में मुश्किल होगी इस तरह। ज़ाहिरी बात है उनकी सेहत और हेल्थ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी टीम के लिए। तो आज जो लिविंगस्टन ने डाइव की है और उनकी नी के ऊपर जो चोट लगी है, काफ़ी देर तो वो उठ नहीं पाए, लेकिन कैच उन्होंने अच्छा किया है। तो ये एक बहुत बुरी चीज़ देखने को मिली है आउटफील्ड के हवाले से। टोटली तौर पे मैं समझता हूँ 4 ग्राउंड्स इंडिया के अभी तक जो कोर्ट हुए हैं वो पुअर क्या उसको कहते हैं आउटफील्ड देखने को मिली है। तो बहुत ही बुरी चीज़ है। आईसीसी को चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर देखें। और अंपायरिंग के लिहाज से आज फिर एक दफ़ा फिर से जो गूगल ट्रेंड चल रहा है और क्या उसका कहते हैं ट्विटर ट्रेंड भी यही चल रहा है कि आज फिर रोहित शर्मा एलबीडब्ल्यू आउट हुए हैं और उनकी कॉल पे डीआरएस जो लिया है और उसके बाद बॉल को बाहर निकाल दिया और यही एलबीडब्ल्यू लिया क्रिस वोक्स। वुड की स्पीड तकरीबन 150 के करीब थी
और उसकी बॉल की जो ब्रेक थी ऐसे जैसे सईद अजमल बॉल करा रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ। उसकी बॉल पूरी इम्पैक्ट होके विकेट को लगनी चाहिए थी, वो शर्मा साहब की बॉल जो थी वो बाहर को निकाल दी, और इसकी विकेट जो है जो रूट जो आउट हुआ है वो बीच में इन्होंने मार दिया उसके। तो ये एक मैं समझता हूँ कि पुअर अंपायरिंग देखने को मिली है। यही हारिस रऊफ की दफ़ा भी जब उसने एलबीडब्ल्यू किया था तो अंपायर कॉल के ऊपर उन्होंने नॉट आउट दे दिया था। तो आज फिर वही हुआ है कि अंपायर कॉल की वजह से रोहित शर्मा शुरू में बच गए और उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो अंपायरिंग स्टैंडर्ड मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर से पुअर रहा है। वह पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही गंदी अंपायरिंग देखने को मिली है, आउटफील्ड भी गंदी, और अभी तक क्या उसको कहते हैं, कोई वर्ल्ड कप का वो इतनी मैनेजमेंट अच्छी नज़र नहीं आई। ओवरऑल काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहे हैं अंपायरिंग को लिहाज से, उसके अलावा प्लेयर्स की सिक्योरिटी के लिहाज से, उनकी हेल्थ के लिहाज से, कि ये आउटफील्ड्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज एक दफ़ा फिर से पुअर अंपायरिंग और ये चीज़ देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। एक अच्छे इवेंट में आईसीसी का एक बहुत बड़ा आधार है, और प्रॉपर कितने मुल्कों की टीमें जो हैं क्रिकेट खेल रही हैं, और करोड़ों फैंस और अवाम जो है इस चीज़ को देखती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि आप एक अच्छे मैनेजमेंट के तरीके से इवेंट को चलाया जाए, लेकिन जो कि अभी तक इंडिया कामयाब नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल पुअर चीज़ें ये देखने को मिली हैं। अंपायरिंग के लिहाज से बहुत इश्यूज आ रहे हैं, वाइट बॉल नहीं दे रहे, वाइट बॉल गलत कॉलें कर रहे हैं, रऊफ की बॉल पे थाई पे लग के गई है, उसने वाइट दे दिया। अंपायरिंग का स्टैंडर्ड भी मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आईसीसी को इसके ऊपर भी थोड़ी और सख्ती करनी चाहिए। तो आज के मैच की तरफ आते हैं, बात कहीं और निकल गई है। रोहित शर्मा एक दफ़ा फिर से अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब हुए, 87 रन किए हैं इन्होंने, 3 सिक्सेस के साथ 10 फोर्स। मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा पे जब शुरू में आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी अटैकिंग क्रिकेट को जारी रखा और प्रॉपर शॉट्स मारे हैं। शुभमन गिल 13 बॉलों पे 9 स्कोर, और विराट कोहली आज 0 पे आउट हुए हैं। 2022 के बाद जो लास्ट टक था उनका वो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट था, तो उसके बाद आज कोहली पहली दफ़ा 0 पे आउट हुए हैं। तो एक और नया रिकॉर्ड देखने को मिला है कि आज जोई रूट भी वन डाउन पोजीशन पे आते हैं, और विराट कोहली भी वन डाउन पोजीशन पे आते हैं, और दोनों ही आज 0 पे आउट हुए हैं। तो ये एक वर्ल्ड कप का एक अनोखा रिकॉर्ड देखने को मिला आज। उसके अलावा अय्यर ने भी आज 4 रन की इनिंग खेली है। केएल राहुल ने थोड़ा बहुत क्या उसको कहते हैं रेस्क्यू किया टीम को, लेकिन 39 रन के बाद ये आउट हो गए थे। उसके बाद 49 सूर्या कुमार यादव ने एक अच्छी इनिंग खेली और 49 रन बना के टीम को, और एंड पे मैं समझता हूँ बुमराह के जो 16 रन थे वो क्रूशल 16 रन थे, और बहुत ही बेहतरीन किस्म की बैटिंग कोई इतनी को खास देखने को नहीं मिली इंडिया के एंड से। सिर्फ एक रोहित शर्मा ही चले हैं, और विकेट बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी, और शुरू में भी कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि विकेट का वो स्टैंडर्ड नज़र नहीं आ रहा ग्राउंड के ऊपर। तो यही वजह कि आउटफील्ड भी कोई इतनी खास नहीं थी। तो ओवरऑल इंडिया आज क्या उसको कहते हैं, शुरू में टॉस जाहिर बात है वो इंग्लैंड की टीम जीती थी और उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया है, लेकिन इंडिया पहले बैटिंग करते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो कंफ्यूज रहते हैं इनके प्लेयर्स, अटैकिंग क्रिकेट कम खेलते हैं और थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच की तरफ चले जाते हैं। यही वजह कि ये लाइक करते हैं चेस को। तो आज एक दफ़ा फिर से डेविड विले ने अपने आप को शो किया, और 3 विकेटें बड़ी कमाल की इन्होंने ली हैं। 10 ओवर में 2 मिडन करवाए हैं जी, और 45 रन की दी हैं इन्होंने 3 विकेटों के साथ। क्रिस वोक्स ने 2 आउट किए हैं। उसके अलावा आदि रशीद 10 ओवर में 35 रन दे के कोई मिडन नहीं करवाई, इन्होंने 2 विकेटें ली हैं। उसके अलावा लिविंगस्टन ने 4 में 29 खाया। तो ये आज की इंडिया की बैटिंग और इंग्लैंड की बॉलिंग थी, और मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड जो है बड़ी बुरी तरीके से हारी है, और पूरे टूर्नामेंट में जो है ऑफ कलर नज़र आई है। 229 रन का टारगेट था और 129 पे ऑल आउट हो गई है, और 100 रन की विन एक दफ़ा फिर से इंडिया का नाम रही है, और कंटिन्यूसली जीतों का सिलसिला जो इंडिया की तरफ से जारी है। और मेरे ख्याल से कि इंडिया ऑलमोस्ट अब सेमीफाइनल के लिए पहली टीम होगी जो क्वालिफाई कर देगी 6 जीतों के साथ। तो जॉनी बेस्टो एक दफ़ा फिर से फेर रहे हैं, 14 रन की इनिंग खेली है, और डेविड मलान 16 रन बनाया है। शुरू में तो ये अटैक कर देते हैं 4-5 ओवर, लेकिन ये फंसते हैं दरमियान में आके। तो वही बात हुई है, शुरू में इनका ओपनिंग स्टैंड तकरीबन इनको मिल गया था थोड़ा बहुत जो इनका सेट होता है, लेकिन उसके बाद बैटिंग जो है कोलैप्स इनकी पूरे वर्ल्ड कप में रही है जो कोलैप्स। और ये एक दफ़ा फिर से जोई रूट मैंने आपको पहले बताया पहले बॉल पे आउट हो गए, और उसके अलावा बेन स्टोक्स भी 0 पे आउट हुए हैं आज। कोई इतनी खास इफेक्टिव बॉलिंग नहीं करवा सके, ना ही बैटिंग में कुछ इन्होंने किया। तो बटलर एक दफ़ा फिर फेयर रहे हैं, 10 रन की इनिंग खेली है, 15 रन मोहम्मद ने। लिविंगस्टन ने टीम को थोड़ा बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन आखिर कब तक
27 रन की इनिंग खेल के वो भी आउट हो गए। तो और 16 रन डेविड विले ने और आदिल रशीद ने 13 रन खेल के 129 तक गए हैं, लेकिन एंड टीम जो है वो हार गई है। इंग्लैंड की टीम एक दफ़ा फिर से वर्ल्ड कप में 5वीं हार के साथ बहुत बुरी तरह शिकस्त हो रही है इनको। कोई एक मैच ये लोग जीते हुए हैं बस, उसके अलावा ऐसा मोमेंटम डाउन हुआ है क्योंकि इनकी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है वो नहीं चल रही, बॉलिंग इनकी नहीं है, इनकी स्ट्रेंथ है बैटिंग। तो ये बैटिंग में चलते हैं तो परफॉर्म करते हैं, तो ये एक ही मैच में इनकी बैटिंग चली और उसमें वो जीत गए हैं। तो यही वजह है कि इंग्लैंड का वो इस दफ़ा पूरे टूर्नामेंट में वो लेवल नज़र नहीं आया जो इनका, जो क्रिकेट ये लोग खेलते हैं, जो इनकी क्रिकेट प्रीवियस रिकॉर्ड्स थे, वो मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड ये शो करने में इस दफ़ा नाकाम रही है। और एक दफ़ा फिर से बुमराह ने अपने आप को शो करवाया और आउट क्लास बॉलिंग की है, 3 विकेटें ली हैं और शामी वंस अगेन 4 विकेट्स। मैं समझता हूँ कि इंडिया में जो मुझे अभी तक पेसर इनका जो पसंद आया अभी शामी, जो करंट टीम चल रही है इनमें शामी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छी पेस के साथ बॉलिंग करवाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने आज बॉलिंग की है और प्रॉपर अपनी बॉल जो इन स्विंग आउट स्विंग और यॉर्कर्स जो मारते हैं वो इन्होंने करवाई हैं, हल्की लिटिल बिट स्विंग भी करवाते हैं। तो बहुत अच्छा इनका पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है। मज़ेदार किस्म की इन्होंने बॉलिंग की है और जडेजा भी 1 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। तो ओवरऑल ये इंडिया की क्या उसको कहते हैं बॉलिंग थी, जिसकी वजह से ये लोग एक दफ़ा फिर से जीतने में कामयाब हो गए हैं। तो बॉलिंग इनकी जो है इम्प्रूव होती जा रही है। बैटिंग तो इंडिया की स्ट्रेंथ है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वर्ल्ड कप में जो इनकी बॉलिंग ने फास्ट बॉलिंग ने इम्प्रूवमेंट की है, कमाल की है। आप ये देख लें शामी को किसकी रिप्लेसमेंट पे है, पांड्या की रिप्लेसमेंट पे। पहले मैच में इन्होंने 5 विकेट लिए और दूसरे में 4। तो इंडिया के जो हवाले से बातें हैं, देखें उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच में वो 5 विकेट ले गया और आज 4 विकेट ले गया। तो शामी ये देख लें आप, हमारी बेंच स्ट्रेंथ क्या है, कुछ भी नहीं। तो यही वजह है कि मैं बार-बार उस टाइम पे भी कह रहे थे कि खैर मैं आता हूँ पाकिस्तान टीम के ऊपर भी। और बहुत ही मामला जो हैं ख़राब चल रहे हैं पाकिस्तान टीम के, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अभी मैं पहले पॉइंट्स टेबल की तरफ आऊँगा। पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन ये आ गया कि इंडिया 6 में से 6 जीत के टॉप पे है और ऑलमोस्ट ये लोग सेमीफाइनल के लिए मेरे ख्याल से क्वालिफाई कर चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट के देखने को मिली है इनके एंड से। और साउथ अफ्रीका 5 मैचेस जीती है और न्यूजीलैंड 4 मैचेस जीत के तीसरे नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया चौथे, श्रीलंका 5वें और पाकिस्तान छठे पे है। तो पाकिस्तान के चांसेस जो हैं काफ़ी मुश्किलात पाकिस्तान की अगर मगर के ऊपर जा चुकी है। सिचुएशन यही है कि अब आज भी इंडिया की जीत से पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा होगा कि इंग्लैंड अब आउट ऑफ हो गई है वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट। हाँ, वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, 4 के बाद भी बाहर हो गई थी, लेकिन आज का अगर मैच जीत जाते तो शायद इनका ये चांस था। लेकिन अगर मगर की सिचुएशन पे फिर भी इन्होंने रहना था। तो 5 मैचेस हारने के बाद इंग्लैंड की टीम ऑफिशियली तौर पे अब जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है और नीदरलैंड की टीम इनसे ऊपर है, 8वें नंबर पे है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो 2025 में है उसमें इन्होंने अनाउंस किया आज के टॉप 7 टीम्स जो वर्ल्ड कप में आएंगी वो क्वालिफाई ट्रैक कर जाएंगी। पाकिस्तान उसको होस्ट करेगा 2025 में। तो पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छी बात ये है कि हम लोग 6वें पे हैं इस टाइम और हम लोगों को टॉप 4 में जाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो हमें 6-7 के बीच में रहना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोगों ने क्वालिफाई करना है। तो ये एक अच्छा मैं समझता हूँ कि पॉइंट होगा पाकिस्तान के लिए कि अभी भी हम लोग सेमीफाइनल में इन हो सकते हैं। उसके लिए सिचुएशन यही है कि अगर न्यूजीलैंड हार जाती है श्रीलंका से और साउथ अफ्रीका से और हम लोग भी इनको हरा दें तो, और अपने तीनों मैचेस हम लोग जीत जाएं, अगर रन रेट हमें मिल जाता है अच्छा बांग्लादेश के खिलाफ, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी सिचुएशन होगी। नीदरलैंड के कैप्टन की कल की मैं बात बताऊँ, बड़ा अच्छा उन्होंने क्या उसको कहते हैं स्टेटमेंट दिया है एक अच्छी अप्रोच के साथ। मैं समझता हूँ पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ी एफर्ट मार रहे हैं, जान मार रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई हम लोग सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। मैं बड़ा हैरान हुआ उसकी स्टेटमेंट सुन के कि उसको पता है कि मेरे से ऊपर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और क्या उसको कहते हैं इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम लोग करेंगे। बहुत अच्छी स्टेटमेंट दिया उसने अपने बॉयज़ को पुशअप करने के लिए। तो ये हमें भी चाहिए कि हम लोग सीखें उससे, एडवर्ड से। बड़ा अच्छा कैप्टन है साबित हो रहा है उनके लिए। पहले टीम को क्या उसको कहते हैं क्वालिफाई करवाया, वेस्ट इंडीज से जीते और उसके बाद फिर आके स्टेज फॉरवर्ड साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हराना कोई आसान काम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं एडवर्ड्स और टीम को लेकर चल रहे हैं, अच्छी इनिंग्स भी खेल रहे हैं, रेस्क्यू भी कर रहे हैं टीम को जहाँ पे ज़रूरत होती है। अच्छी बैटिंग इनकी तरफ से देखने को मिलती है। तो एक अच्छा स्टेटमेंट कल इनकी तरफ से देखने को मिला है। तो ये स्टैंडिंग्स थे जी वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल के हवाले से। पाकिस्तान का चांस अभी भी है और पाकिस्तान अगर अपने तीनों मैचेस जीत जाता है तो स्टिल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड
फॉर न्यूजीलैंड मैचेस के अगर न्यूजीलैंड मैच हार जाती है साउथ अफ्रीका से तो फिर चांसेस हमारे बिल्कुल रोशन हो जाएंगे। और अगर श्रीलंका भी न्यूजीलैंड को हरा देता है, मैं समझता हूँ कि श्रीलंका में क्वालिटीज़ हैं, तो क्या उसको कहते हैं ज़बरदस्त सीन हो जाएगा। तो ये एक अच्छा चांस है पाकिस्तान के पास और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है इसको अवेल करेगा। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो दूसरी खबर आ रही है वो बहुत ही दुख वाली है, बड़ी एक मैं समझता हूँ कि इररिस्पॉन्सिबल क्या उसको कहते हैं स्टेटमेंट देखने को मिली है। और सुनने में आया है कि क्रिकेट की बहुत बड़ी वेबसाइट इंडियन वेबसाइट है, उसमें हमारे एक सीनियर प्लेयर ने कहा है कि हमें क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि आप पूरी तरह मैचेस हारो। मैं जो कि पिछले दिनों ही बात कर रहा था कि टीम में ग्रुपिंग चल रही है कि 2 ग्रुप जो हैं टीम में हैं बने हुए हैं, तड़ेबाजी हो रही है यहाँ पे। वो यही चक्कर कर रहे हैं कि हाँ बाबर की कप्तानी को हटाया जाए। यही वजह कि उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप बुरी तरह हारो ताकि जो क्या उसको कहते हैं बाबर आजम की कप्तानी को हटाएं बाबर आजम को, और कोचिज वगैरह स्टाफ जो है सारी वाला चेंज करें, और जो ये प्लेयर्स लेके गए हैं वो भी क्या उसको कहते हैं एक क्या ग्रुपिंग का ही हिस्सा है। तो पाकिस्तान के एक मैं खिलाड़ी के नाम ले लेता हूँ, 3 एक खिलाड़ी हैं जिनमें से किसी एक ने कहा, अभी ऑफिशियली तौर पे पता नहीं चला, लेकिन एक क्रिक बज़ जो है इंडिया की बहुत बड़ी वेबसाइट है, वहाँ पे उनके एक एडिटर ने इंटरव्यू दिया है और उसने बताया है कि हम मुझे पाकिस्तान के एक करंट प्लेयर सीनियर प्लेयर जो टीम का है उसने ये कहा है कि हमें पीसीबी की तरफ से कहा गया है कि वर्ल्ड कप बुरी तरह हारे और क्या उसको कहते हैं ताकि बाबर की कप्तानी को हटाया जाए। तो उसमें मैं नाम ले लेता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड शादाब खान, रिजवान और इमामुल हक तीसरे जो है मेरे ख्याल से इमामुल हक हैं। इन तीनों में से किसी एक बंदे ने जो है स्टेटमेंट दी है, उनको इंटरव्यू दिया है, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बुरी चीज़ है। यही वजह है कि एक्स प्लेयर्स, मैं कल भी आपको बता रहा था कि एक्स प्लेयर्स कह रहे थे कि शादाब खान कल वाले मैच में जो उनके खिलाफ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ था वो इसीलिए बाहर गए थे कि मेरे से बॉलिंग तो हो नहीं रही, अपने आप को सेव कर रहे थे। तो यही वजह, मैं इसके ऊपर भी आता हूँ। लेकिन ये कि 3 प्लेयर जो हैं शादाब, इमाम का नाम आइडिया नहीं है, और रिजवान, इन 3 में से तो कन्फर्म किसी एक ने क्रिक बज़ बहुत बड़ी इंडिया की साइट है उसको एक इंटरव्यू दिया है और कहा गया है कि बोर्ड की तरफ से जो मैसेजेस के रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, सैलरीज नहीं दी, ये वो ब्ला ब्ला, अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये खिलाड़ी जो है रोना शोना ये वो कर रहे हैं। लेकिन ये कि इसमें मैं आता हूँ, लेकिन इससे पहले बताता चलूँ कि शादाब खान या इमाम और रिजवान, इन 3 में से किसी एक ने इंटरव्यू दिया, तो एक बहुत बड़ी रिजवान और सॉरी शाहीन और वो शामिल नहीं है इसमें, बाबर आजम इसमें शामिल नहीं है इन सीनियर्स में जिन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो ये 3 के नाम मोस्टली आ रहे हैं, क्योंकि पिछली जो लड़ाई भी सुनने को आ रहा था कि ड्रेसिंग रूम में जो हुई है वो इमाम ने ही खबर जो है वो लीक की थी। तो अभी भी मोस्ट कंसीडर यही हो रहा है कि इमाम, रिजवान और शादाब में से किसी एक ने इंटरव्यू दिया। तो एक बहुत ही बुरी चीज़ है, खिलाड़ियों को क्या उसको कहते हैं इस तरह नहीं करना चाहिए अपने आप को ये डिफेंड करने के लिए। अब इन्होंने क्या किया है, कोई एक्स प्लेयर्स को शामिल कर लेके एक एक ग्रुप बना रहे हैं, और ये अपनी हार को और जो वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं इसको छुपाने के लिए वो यही कर रहे हैं कि हमें 5 महीने से सैलरीज नहीं दी। हालांकि ये बात गलत है, 5 महीने से सैलरीज इन्होंने खुद नहीं ली, क्योंकि एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने सैलरीज 200% बढ़ाई हैं। बढ़ाई क्यों गई हैं? वो इंजमाम उल हक जो चीफ सेलेक्टर बैठे हुए हैं, और क्या उसको कहते हैं, इन्होंने जो बाबर के साथ टीम सेलेक्ट की है उसमें मोस्टली वही प्लेयर्स शामिल थे जो इनके साथ इनके बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट है। जो रिजवान और जो इंजमामुल हक और जो दूसरे तीसरे प्लेयर्स हैं, इनकी 25% शेयर्स के साथ जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज, मैंने कल भी बताया था आपको, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के साथ इनके 25% जो शेयर्स चल रहे हैं। ये प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, ये सिर्फ सैलरीज ना मिलने का कोई बहाना नहीं। इनकी सैलरीज ये वो वाली सैलरीज हैं जो ये 60-60 लाख रुपए एक कैटेगरी का प्लेयर लेता है, और ये वो सैलरीज है मैच खेलें ना खेलें, सीरीज हो ना हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इनको मंथली सैलरीज ये मिलती हैं। इसके अलावा ये जो एड कंपनी से लेते हैं उसके पैसे ज़्यादा मिलते हैं इनको, बोनसेस वगैरह अलग मिलते हैं, और मैच फीस इनको अलग मिलती है। ये करोड़ों के हिसाब से 5-6 करोड़ तकरीबन हर प्लेयर जो है ऑलमोस्ट पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स में से ये ले जाते हैं हर महीने। तो इनको ये 50-60 लाख रुपए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इन्होंने ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 5 महीने से होल्ड करके रखा हुआ था, सैलरीज इन्होंने खुद नहीं ली, जो कि आज बोर्ड ने रिवाइज करके सैलरीज जो है इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनको भेज दी हैं, मेल कर दी हैं, और ये साइन करके वापस भेजेंगे।
तो ये मैं समझता हूँ कि अब्बा अपने आप को डिफेंड करने के लिए चूरन बेचा जा रहा है, इस पाकिस्तानी फैंस के साथ ज़्यादती हो रही है इनको। ये ऊपर-ऊपर से रोना-धोना शुरू किया हुआ है और टीम में फुल ग्रुपिंग शुरू की हुई है। ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि बाबर आज़म की कैप्टेंसी को एक ग्रुपिंग के सिलसिले से मैं समझता हूँ कि तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो कि गलत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ज़का अशरफ साहब को तो कुछ पता ही नहीं है। उनके बेटे माशाल्लाह से जो पापा जी ये कर दें, पापा जी इस प्लेयर को ले आएँ, पापा जी इस प्लेयर को इधर लगा दें, पापा जी इसको कोच बना दें। वो जो उनके बेटे कहते हैं ना, पापा जी ये कर दें, पापा जी ये कर दें, वो पापा जी वो कर देते हैं। पापा जी आज मीटिंग रख लें, पापा जी ने मीटिंग रख ली। पापा जी इस प्लेयर का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए कैटेगरी देनी, पापा जी ने ए कैटेगरी दे दी। पापा जी अब इस प्लेयर को ना वर्ल्ड कप में डाल दें, वो वर्ल्ड कप में डाल देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि टोटली तौर पे ये जो सिस्टम चल रहा है ना, ये एक सिर्फ़ हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, फैन्स के साथ ज़्यादती हो रही है। हमें वो क्या उसको कहते हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और हमें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, आके रोना-धोना शुरू कर देते हैं ग्राउंड में कि हम लोग बहुत हर्ट हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ सारा ड्रामा है, अवाम को पागल बनाने की फुल कोशिश की जा रही है। हमें परफ़ॉर्मेंसेज़ का हिसाब दें, इनका हिसाब होना चाहिए भाई, अबरार को क्यों नहीं टीम में डाला? सर उसको क्यों नहीं लेके गए? क्या उसको कहते हैं, ज़मान खान को क्यों नहीं खिलाया? अब बाबर सिर्फ़ इन चीज़ों से भाग रहे हैं, अफ़गानिस्तान से हम लोग क्यों हार गए, इतनी बड़ी शिकस्त खाई है। इंडिया से हम लोग हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग हार गए, साउथ अफ्रीका से हम हार गए। 4 कंसेक्युटिव हार जो है पाकिस्तान की, ये अभी तक कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि 5 कंटिन्यूअसली पाकिस्तान मैच हारा हो, वो वाला रिकॉर्ड लग गया। अफ़गानिस्तान से हम लोग हार गए, कभी वनडे नहीं हारे, वो हार गए हम लोग। तो मैं समझता हूँ कि ये अब अपने आप को छुपाने के लिए इन्होंने कहा है कि हमें सैलरीज़ नहीं दी, हमें कोई बैक नहीं कर रहा, हमें क्या उसको कहते हैं, ज़का अशरफ साहब आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, सलमान नसीर साहब हमारे साथ बात नहीं कर रहे। भाई वो क्यों बात करें आपके साथ? आपकी परफ़ॉर्मेंस इस काबिल है, अब आप अपने आप को जस्टिफ़िकेशन इस सेंस में दोगे तो ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तानी फैन्स के साथ, इमोशन के साथ ज़्यादती की गई है हमारे साथ, बिल्कुल तौर पे ये अब क्या उसको कहते हैं, वो बन रहे हैं। हम लोग बहुत ही मासूम हैं और ये टोटली तौर पे टीम में जो है फुल इस टाइम जो क्या उसको कहते हैं, स्टार प्लस वाली एक कहानी चल रही है, सास-बहू वाली गेम चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये टोटली तौर पे गलत है, ग्रुपिंग टीम में नहीं होनी चाहिए, जो कि गलत है। इसका प्रॉपर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ज़का अशरफ साहब को चाहिए कि टीम जब वर्ल्ड कप से वापस आए, डेफ़िनेटली मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम क्या उसको कहते हैं, अब इस स्टेटमेंट के बाद और जो प्रेस रिलीज़ उन्होंने की है कि मैंने टीम सेलेक्ट नहीं की ज़का अशरफ साहब की तरफ से, तो मुझे अब पाकिस्तानी क्रिकेट की कुछ आगे से समझ नहीं आ रही है, क्या करेंगे? आगे टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है। ज़का अशरफ साहब को तो कोई टेंशन ही नहीं है, उनके पीछे से बेटे हैंडल कर रहे हैं, उनको कोई मसला हो कि क्या फैंस के इमोशंस के साथ खेला गया है, दिल टूटे हैं हमारे, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्होंने जाके सो जाना है, कोई टेंशन ही नहीं है। ना ज़का साहब को टेंशन है, ना बाबर आज़म और को टेंशन है, इनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, इनको पैसे आ रहे हैं। आप जाके देखें ना कभी इनकी लग्ज़री लाइफ़, आपको पता चले कि ये ओडी ई-ट्रॉन आई थिंक सो इसके भाई ने, बाबर आज़म के भाई ने गिफ्ट की है। तो ये कहाँ से आ रहे हैं पैसे भाई? शाहीन अफरीदी का आप घर जाके देखें, बाबर का आप घर जाके देखें, इवन रिज़वान का, ये बड़े-बड़े प्लेयर ना, आप छोटे प्लेयर्स का घर जाके देखें, आपको पता लगे इतना-इतना पैसा ये लोग खा रहे हैं। और अब आके क्या उसको कहते हैं, मासूम से मुँह और सिम्पैथी लेने के लिए आप लोग आके, तो इस तरह की नहीं चलेगा। आपको अपनी परफ़ॉर्मेंस शो करवानी पड़ेगी। शादाब खान क्यों नहीं चले, इनको क्यों लेके गए साथ? फ़खर ज़मान क्यों नहीं चले भाई, इंजर्ड थे, आप इंजर्ड प्लेयर को क्यों कैरी कर रहे हो? तो ये सारे जवाब बाबर आज़म को देने पड़ेंगे कि भाई आपसे नई परफ़ॉर्मेंस हुई गई, आपको इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमें सैलरीज़ नहीं मिली 5 महीने से, मुझे ज़का के साथ जवाब नहीं दे रहे, हमें टीम को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, ग्राउंड में दिल-दिल पाकिस्तान नहीं चल रहा। भाई ये कोई लॉजिकली आंसर नहीं है। तो क्या उसको कहते हैं, ज़का साहब ने प्लेयर्स के साथ जो है मीटिंग, एक्स प्लेयर्स के साथ मीटिंग्स करना शुरू कर दी हैं, जो कि कल देखने में आ रहा था। सरफराज और धानी गए हुए थे, वो डेफ़िनेटली वो कराची वाइट्स की टीम के में थे और क्या उसको कहते हैं, ट्रॉफ़ी जीती है जी सरफराज ने। सरफराज को के कैप्टेंसी के हवाले से सरफराज को ऑफ़रें करवाई जा रही हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि इस टाइम ज़्यादती होगी। जब आपने 2019 में चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद उनको क्यों हटाया? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर कि भाई आपने उनको पहले क्यों हटाया, और अब उनको देखें कि आप हम लोग उनके साथ कंटिन्यूअसली कितनी देर तक रह सकते हैं सरफराज के साथ, मैक्सिमम 1 साल या 2 साल, तो लॉन्ग टर्म हम लोग नहीं रह सकते। तो अब उनको कप्तानी देना मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी वाली बात है, या अगर वो एक्सेप्ट करें तो बेवकूफ़ी होगी। जो अपने करियर को लेके उनको चाहिए कि खुद से वो करें, एक आप नाजायज़ तौर पे उनको धकेल रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं।
तो ये गलत है, क्योंकि आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आ रही है, आपने अगर बनाना है तो भी T20 का भी साथ बनाएं। आप वनडे या टेस्ट का कप्तान बना के उनको जलील करने के लिए भेज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, पता जो है ऑस्ट्रेलियन विकेटें किस तरह की हैं। तो सरफराज भी मेरे ख्याल से ये फैसला जो है सोच समझ के लेंगे। पहली बात तो है कि 2019 के बाद इनको हटाना ही नहीं चाहिए था, और अब लगने की मंतक मुझे नहीं समझ आती कि सरफराज लगते हैं या उनको क्यों लगाया जा रहा है। हाँ, शान मसूद एक अच्छा ऑप्शन है, उसके अलावा क्या क्या उसको कहते हैं, रिजवान के ऊपर भी देख रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब टीम में प्रॉपर ग्रुपिंग हो गई है, तो रिजवान और शाहीन की बजाय हम लोगों को शान मसूद को अगर हम लोग दोनों का बना दें, टेस्ट और ओडीआई का और T20 का के किसी और को, तो ये एक ऑप्शन देखने में मिल सकती है। लेकिन प्रॉपरली तौर पे पाकिस्तान टीम ग्रुपिंग का शिकार हो गई है, और उनको मैं समझता हूँ वो खेल शुरू कर दिया इसने, सास बहू और स्टार प्लस वाले जो सीन है ना, वो टीम में हमारे हो गए हैं शुरू। और ये एक अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तानी टीम के लिए, और फैंस के लिए बहुत दिल दुखने वाली खबर है कि पाकिस्तानी टीम जो कि अब मुश्किल इस सिचुएशन के बाद, जब आपकी प्रेस रिलीज हो गया, आपका चेयरमैन कह रहा है कि मैंने टीम सेलेक्ट नहीं की, तो एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि अब उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही कि पाकिस्तान आगे सरवाइव करेगा। इनके अपने मैचेस जीतना बहुत मुश्किल हो गया डेफिनेटली। साउथ अफ्रीका से हारे हैं हम लोग, अफगानिस्तान से हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, इंडिया से हारे हैं, 4 टीमों से हम लोग कंटिन्यूसली हार गए हैं। तो अब आगे टीम का मोमेंटम मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, और कुछ इस तरह की खबरें आना सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपका एज ए नेशन जो है वो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। डेफिनेटली अब पाकिस्तानी टीम को क्या उसको कहते हैं, हिसाब देने की बारी आई है, और अब इन्होंने क्या उसको कहते हैं, एक्स प्लेयर्स को साथ इंक्लूड कर लिया। राशिद लतीफ़ साहब प्लेयर्स के हक में दे रहे हैं कि इनकी सैलरीज नहीं दी हैं 5 महीने से, इनको मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे। ये कोई तुक नहीं बनता भाई, आपको अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना चाहिए। हम सैलरीज किस चीज़ की ले रहे हैं आप लोग, अगर आपको नहीं दी तो आप इस टाइम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आपके लिए प्राउड मोमेंट ये होना चाहिए कि आपने पाकिस्तानी किट पहनी है, आप स्टार हैं, आप डिलीवर करें। बजाय कि आप लोगों के घर में कौन से फाके हो रहे हैं, करोड़ों अरबोपति तो आप लोग हैं, करोड़ों के हिसाब से आपकी सैलरीज मंथली इनको मिलती हैं, तो फिर आपको किस चीज़ की टेंशन है। आप अपना तो परफॉर्मेंस दें, उसके बाद आके क्या उसको कहते हैं पीसीबी को जिसको भी ब्लैकमेल करना कर लें, सैलरीज नहीं मिली भाड़ में गई, आप लोग पहले अपना खेलो। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत चीज़ें जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में हो रही हैं। अल्लाह ही हाफ़िज़ है पाकिस्तान टीम का कि क्या बनता है, मुझे कुछ बिल्कुल भी अब आगे वाले सिनेरियो की समझ नहीं आ रही कि टीम किस तरफ जा रही है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ग्रुपिंग हो गई है। रिजवान और शाहीन बिल्कुल चाहते हैं कि मुझे कप्तानी मिले। इवन रिजवान की जो हरकतें कुछ दिनों से नोट करने को देख रही हैं कि जब वो खुद बैटिंग पे आते हैं तो जो मर्जी हो, प्लम पे हो रहा हो, पैड पे लग रही हो सीधी, उनको पता भी आउट हो, रिव्यू ले लेते हैं, ज़ाया करवा देते हैं। उसके अलावा फिर जब कीपिंग में उनसे पूछा जाता है कि बाबर, डेफिनेटली कीपर ज़्यादा करीब होता है बॉलर के साथ, अगर बॉलर कंफ्यूज है डेफिनेटली तो आपने कीपर ने देखना होता है, और वो रिजवान ऐसे साइन कर देते हैं, मुझे तो पता ही नहीं एज हुआ कि नहीं हुआ, एलबी हुआ कि नहीं हुआ। मतलब कि रिजवान भी कहीं ना कहीं पे ये चाहते हैं कि बाबर को कप्तानी से हटाया जाए, और वो खुद इस ग्रुपिंग का हिस्सा हैं। शाहिद अफरीदी साहब भी कोशिशें कर रहे हैं कि शाहीन अफरीदी को कप्तानी मिल जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि शाहीन इस कैलिबर के नहीं है कि उनको कप्तानी दी जाए। उनकी अपनी परफॉर्मेंस अभी इतनी अच्छी नहीं है कि उनसे स्पीड निकल नहीं रही। जब परफॉर्म करो तो ही टीम के कैप्टन लगोगे, ऐसे नहीं लग सकते। तो ये एक बुरी चीज़ें जो हैं, ज़ाहिर बात है आम पाकिस्तानी एज़ ए पाकिस्तानी फ़ैन होने के नाते हमें ये चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं कि जब टीम ग्रुपिंग का हिस्सा हो जाए, और इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बोर्ड की तरफ से देखने को मिले हैं। प्लेयर्स की तरफ से आपका सीनियर प्लेयर जब इस तरह की स्टेटमेंट देगा कि हमें बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि मैचेस नहीं जीतने हैं, बुरी तरह हार खानी है, तो फिर प्लेयर्स का टीम में रहना बनता नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये एक हर्टफुल मोमेंट है, ऐसे क्या उसको कहते हैं, एज ए फ़ैन और एज ए पाकिस्तानी होने के नाते बहुत दिल दुख है इस चीज़ को देख के। तो अल्लाह पाक सबको हिदायत दें जी, और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए, और अल्लाह पाक सबको ये तौफीक दें कि इसका जो प्राइड है वो कोई भी बंदा डैमेज ना करे। तो अल्लाह पाक सबको हिदायत दें जी, मुझे और पाकिस्तान टीम को दुआओं में याद